अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूँ फातिमा तौसीफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करें, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ का कहना है PTI के साथ मुज़ाकरात एक लाहासिल एक्सरसाइज है। PTI से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नज़र नहीं आ रहा। बानी PTI के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमायनी हो गए हैं। PTI के बयानात से मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान तकरीबन ख़त्म हो गया है। हम मुज़ाकरात के हवाले से अब भी उम्मीद रखते हैं, मायूस नहीं हैं। ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है बानी PTI अमरीका की नई इंतज़ामिया से NRO मांग रहे हैं। मुज़ाकरात के हवाले से ये तासुर नहीं होना चाहिए कि हम किसी डेडलॉक का शिकार हैं। बानी PTI अपनी पार्टी की रहनुमाओं की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। बानी PTI के ट्वीट के बाद मुज़ाकरात बेमायनी हो गए। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI अमरीका की नई इंतज़ामिया से NRO मांग रहे हैं। बैरिस्टर गौहर का कहना है मुज़ाकरात में किसी किस्म का तातुल नहीं होना चाहिए। हमारी कोशिश है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। PTI मुज़ाकरात में 2 मुतालबात रख चुकी है। मुतालबा किया गया 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी की जाए। बानी PTI पर बनाया जाने वाला अलकादिर ट्रस्ट केस बेबुनियाद है। लिस्ट लंबी है। इन खान साहब ने ये कहा था कि 2 नुक्तों पे हम लिमिटेड मुज़ाकरात करना चाहते हैं। एक कि सारी असीरान की रिहाई हो और दूसरा 26 नवंबर और 9 मई पे कमीशन का क़याम हो। अब तक हमारे पास कोई इत्तला नहीं आई है कि कल की कोई मीटिंग खान साहब के साथ शेड्यूल है। मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं कर रहे हैं, बस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, बट पाकिस्तान की आवाम की खातिर कर रहे हैं। इसमें तातुल नहीं होना चाहिए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा है सियासी डायलॉग बाज़ाब्ता नहीं तो बेज़ाब्ता ही होने चाहिए। अली अमीन गंडापुर से हमारी मुलाकातें मीटिंग्स में हुई हैं। अली अमीन गंडापुर की 1-on-1 मुलाकातें मोहसिन नकवी से ही हुई हैं। हमने तो बानी PTI को कोई ऑफ़र नहीं की। मोहसिन नकवी ने कोई ऑफ़र की है तो उसकी तस्दीक या तरदीद वो खुद कर सकते हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन चाहते हैं तो इनके TORs क्या होंगे। सियासी डायलॉग बाज़ाब्ता नहीं तो बेज़ाब्ता ही होने चाहिए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं हुकूमत का हमें तहरीरी मुतालबात का कहना ठीक नहीं। चाहते हैं हमारी बानी PTI से फौरी मुलाकात कराई जाए। चाहते हैं बानी PTI समेत तमाम असीरान की रिहाई की जाए। मुतालबा करते हैं। बानी PTI कहते हैं पाकिस्तान की खातिर सबको माफ करता हूँ। हमारी अनमॉनिटर्ड और अनफेटर्ड यानी कि वो मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से कराई जाए जहां पे इंटेलिजेंस एजेंसीज की कोई मॉनिटरिंग उस कमरे में ना हो। 26 नवंबर 2024 का जो सान्या हुआ है डी चौक पे, उसकी एक आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए, कमीशन जुडिशल होना चाहिए और इसी तरह 9 मई का भी एक आज़ादाना जुडिशल कमीशन होना चाहिए। कि मैंने पाकिस्तान के लिए जो मेरे साथ अजियतें मैंने सही हैं, जो जुल्म जबर हुआ, मैंने माफ़ किया उनको। आज आप मईशत देखें, तकरीबन 20 लाख नौजवान और लोग पाकिस्तान से बाहर चले गए 2 साल में। फी कस आप देखें उनका खर्चा 15 से 20 लाख रुपए आता है। 2025 सियासी इस्तेहकाम का साल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तिलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासतदानों को आपस में बातचीत जारी रखनी चाहिए। अभी तक मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। नाक़िदीन से कहता हूँ तनकीद ज़रूर करें मगर पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तबाह ना करें। 2025 जो है ये खुशखबरियों का साल रहा है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की, क्रिकेट की बेहतरी होगी, बल्कि नौजवानों को बहुत मौका मिलेगा क्रिकेट को करीब से देखने का, सीखने का। नेगेटिव सेंटिमेंट वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर हो, मुल्क के बारे में अच्छी सोच रखें। आपने तनकीद करनी है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ पे करें, सियासतदानों पे करें। सियासतदान आपस में बातचीत करते रहेंगे, ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो इंशाअल्लाह ताला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी साल होगा। आपस में मेल मिलाप से, बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं। बानी PTI की बनीगाला हाउस अरेस्ट की ऑफर अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अली मखान का दावा। बानी PTI की बहनों के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अली मखान ने कहा बानी PTI ने सिर्फ 2 मुतालबात सामने रखे हैं। बानी PTI 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाएं। क्या बानी PTI के मुतालबात काबिल कबूल नहीं? जुडिशल कमीशन किसी सीनियर जज के नीचे बनाएं जो सबको काबिल कबूल हो। नून लीग के अपने लोग कह रहे हैं जो हमें ऑर्डर आएगा हम वही करेंगे।
بنی گالا کا میرے خیال میں آفر آیا، وہ کہہ رہے تھے علی مین گنڈا پور شاید لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کہا علی بھئی کس چیز کے لیے جانا ہے جب بنی گالا ہاؤس اریسٹ میں، کس چیز کے لیے؟ یہ اگر 1.5 سال اس سیل میں رکھ کر یہ مطلب ہے کہ اب آپ کو کیا گھر کی لگژری دے دیں گے اور ہاؤس اریسٹ میں؟ اصل مقصد ان کا یہ ہے، عمران خان کو جو اصلی بات انہوں نے کہی، منہ نہ کھولو، 1 مہینہ ہو گیا، وہ تب سے کیا کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو 9 مئی والا ہے یہ تو عمران خان پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہے ہیں، پونے 2 سال سے، کہ 9 مئی کے لیے آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں۔ عمران خان نے کون سی بات کی ہے جو ایکسیپٹیبل نہیں ہے؟ صدر مملکت آصف علی زرداری سے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اہم ملاقات ہوئی ہے، جس میں عالمی اور خطے کے بدلتے ہوئے حالات اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے خارجہ محاذ پر حکومت کی کارکردگی اور سفارتی امور کے بارے میں صدر کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کا سفارتی محاذ پر اہم کامیابیاں حاصل کرنا ایک خوش آئند امر ہے۔ صدر مملکت نے کہا کہ قومی ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے اتحادی جماعتیں باہمی تعاون اور اشتراک عمل کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں۔ ملاقات میں اہم سیاسی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت کی کارکردگی پر بھی صدر مملکت نے اعتماد اور اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ کابینہ نے ریونیو ڈویژن کی سفارش پر فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے انفراسٹرکچر کو پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ کے تحت کرٹیکل انفراسٹرکچر قرار دینے کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ نے ہوا بازی ڈویژن کی سفارش پر بین الاقوامی ایئر لائن فلائی دبئی کی ہفتہ وار پروازوں کے عارضی اجازت نامے میں 3 فروری تک توسیع کی منظوری دے دی۔ وفاقی کابینہ کو کابینہ کمیٹی برائے پرائیویٹ حج آپریٹرز کورٹ کیسز کی سفارشات پیش کی گئیں۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ حج 2025 کے انتظامات موجودہ 46 منتظمین کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے $2 ارب کا قرضہ رول اوور کر دیا۔ مشترکہ کاوشوں سے معیشت میں استحکام آ رہا ہے، معاشی سرمایہ کاری کے ثمرات آ رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے ہمیں IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ قیمت کم نہیں ہوگی، ہماری انڈسٹری، ہماری زراعت، ہماری ایکسپورٹس، کامرس یہ ترقی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے IMF کے پاس جانا پڑے گا۔ اس میں یقیناً ہمارے کولیگ سے بات کریں گے اور معاملے کو آگے بڑھائیں گے۔ ان سے 1-on-1 ملاقات تھی تو اس میں انہوں نے بڑی خوشی کے ساتھ مجھے کہا کہ آپ کے اس ماہ یعنی جنوری میں $2 بلین کی پیمنٹ ڈیو ہے جو ہم نے واپس کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پر فوری طور پر لوئر کرم میں انفارچونیٹلی یعنی امن معاہدے کے بعد پھر ایک واقعہ ہوا اور وہاں پر قافلے پر حملہ کیا گیا اور ڈپٹی کمشنر وہاں پر زخمی ہو گئے۔ یہ جو ہیومن جو سمگلنگ کا جو مکروہ جو دھندا ہے اور پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے، اور میں ریگولر اس کی میٹنگ میں خود لے رہا ہوں تاکہ اس مکروہ دھندے کو ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکے۔ حکومت نے مختلف محکموں میں 1.5 لاکھ آسامیاں ختم کر دیں۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں جو ادارے کارآمد نہیں انہیں بتدریج ختم کریں گے۔ وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، فوڈ سیکیورٹی، قومی صحت کی وزارتوں میں 25 محکموں کو بند کر رہی ہیں۔ صاحب نے ایک کمیٹی بنائی which was a high powered committee for right sizing of the federal government۔ اداروں کی جو افادیت ہے، جو ان کا امپیکٹ ہے 30 سال کا، 40 سال کے جو یہ ادارے ہیں ان کا امپیکٹ ہے کہ نہیں ہے۔ جو خرچہ ہے وہ تقریباً 900 بلین کا خرچہ ہے جو وفاقی حکومت کا خرچہ ہے رفلی۔ وزارت دفاع ایگزیکٹو ادارہ ہے، آئین کے مطابق ایگزیکٹو عدلیہ کا کردار ادا نہیں کر سکتا۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کے دوران ججز نے ریمارکس میں کہا کہ کوئی بھی ادارہ شہریوں کو بنیادی حقوق سے محروم نہیں کر سکتا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ نے سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلے کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں قرار دیا تھا کہ فوج کے ماتحت سویلینز کا کورٹ مارشل ہو سکتا ہے۔
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तेफसार किया कि वजारत दिफा एग्जेक्टिव इदारा है। एग्जेक्टिव आलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता क्योंकि फौजी अदालतों के केस में बुनियादी आईनी सवाल है। वकील वजारत दिफा ने कहा कि कोई और फोरम दस्तयाब न हो तो एग्जेक्टिव को फैसले का इख्तियार है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आइन का आर्टिकल 8(3) फौज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है। क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 8(3) में शामिल किया जा सकता है? वकील वजारत दिफा ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी इतने ही शहरी हैं जितने दूसरे शहरी। सवाल ही यही है कि फौज के लोगों को बुनियादी हुकूक से महरूम कैसे किया जा सकता है। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा है बानी पीटीआई के हाउस अरेस्ट की पेशकश की गई जिसे मुस्तरद कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पेशकश की। बानी पीटीआई को 20 दिसंबर को रिहा करने की पेशकश भी मोहसिन नकवी ने की। उन्होंने कहा रिहाई की पेशकश लेकर चेयरमैन पीटीआई 3 बार अडियाला जेल भी गए। बानी पीटीआई को पहली पेशकश 26 नवंबर को हाउस अरेस्ट की गई। अब कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि रिहाई की पेशकश लेकर चेयरमैन पीटीआई 3 बार अडियाला जेल भी गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है हेल्थ क्लिनिक के इजरा पर पूरी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। हुकूमत को हर रोज एक नया चैलेंज होता है। आबादी बढ़ रही है और चैलेंजेस में इजाफा हो रहा है। पिछले दौर में लोगों को मुफ्त अद्वियात बंद कर दी गई थी। मुफ्त अद्वियात की फराहमी रुकने के बाद कैंसर के मरीज सड़कों पर आ गए थे। शाबाश के मुस्तहिक हैं। जब से मैंने ओथ लिया है चीफ मिनिस्टर का, मेरे ख्याल में मेरा सबसे बड़ा चैलेंज, वैसे तो चैलेंजेस अगर आपने काम करना हो तो चैलेंजेस हर रोज़ एक नया चैलेंज होता है। उनके चैलेंजेस ह्यूज हैं। पॉपुलेशन बड़ी है। जो दवाइयाँ हॉस्पिटल्स में लोगों को फ्री मिलती थी वो दवाइयाँ अद्वियात जो हैं वो 90% से 30% पे आ गई थी। लोगों को फ्री दवाई बंद कर दी थी पिछले दौर में। कैंसर के पेशेंट सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका इलाज फ्री इलाज ख़त्म कर दिया। शर्जील मेमन का कहना है वफाकी हुकूमत को मंसूबों के लिए पैसे रखने चाहिए। वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती की वजह से हैदराबाद सक्खर रोड नहीं बन पाई। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से सिंध में ज्यादतियां की जा रही हैं। टैक्स लेना अच्छी बात है मगर सहूलियात भी दें तब टैक्स लें। वो सड़कें जो वफाकी हुकूमत के पास है उनका ना सिर्फ बुरा असर है, हैदराबाद और सक्खर का जो रास्ता है वो इस वक्त पाकिस्तान की बुरी तरीन शाहराह है। ये रोड वफाकी हुकूमत का और वफाकी हुकूमत की नाअहली और बदनीयती है जिसकी वजह से वो सड़क आज दिन तक नहीं बन पा रही है। जब भी बात आए कि जी हैदराबाद से सक्खर की सड़क हो तो कहते हैं जी इसको हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाएंगे। क्यों भाई पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आप बनाएंगे? आप क्यों नहीं उस सड़क को, अगर आपके पास है तो आप उस सड़क को प्रायोरिटी दें। पंजाब की एपिक्स कमेटी का इजलास, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दी गई। तमाम खिलाड़ियों को वीवीआईपी सहूलियात देने का फैसला भी किया गया। इजलास में मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल और चैंपियंस ट्रॉफी के पुरअमन निकात के लिए जामे सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी गई। दौरान इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात और मुसलसल कोऑर्डिनेशन और ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया गया। ट्राई बॉर्डर एरिया में सिक्योरिटी अमूर पर तबादला ख्याल समेत वाहका बॉर्डर रोड को स्टेट ऑफ आर्ट टूरिज्म कॉरिडोर बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब का कहना था एपिक्स कमेटी के फोरम को मज़ीद मुफीद और मौसर बनाना चाहते हैं। हमारी पहचान पाकिस्तानियत है। शरपसंदों और दहशतगर्दों के लिए कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई असम्बली की फुल हाउस कमेटी का पहला इजलास हुआ। इजलास में पख्तून कौमी जिरगे की तरफ से पेश करदा मुतालबात और मसाइल के हल पर पेशरफ्त के लिए सब कमेटी तश्कील देने का फैसला। इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर सूबाई असम्बली के अलावा अपोजिशन लीडर और दीगर मेंबरान असम्बली ने शिरकत की। सब कमेटी असम्बली में मौजूद तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी होगी। कमेटी एक हफ्ते में पख्तून कौमी जिरगे की तरफ से पेश करदा 27 निकात और मुतालबात पर पेशरफ्त के लिए इत्तेफाक राय से तजावीज़ पेश करेगी। ये तजावीज़ असम्बली की फुल हाउस कमेटी के सामने पेश की जाएंगी। फुल हाउस कमेटी वफाकी हुकूमत से जुड़े मसाइल जरूरी कार्रवाई के लिए वफाक को भेजेगी। सूबाई हुकूमत से मुतल्लिक मसाइल जरूरी कार्रवाई के लिए सूबाई हुकूमत को भेजे जाएंगे। इसी तरह दीगर इदारों से जुड़े मसाइल मुतल्लिका इदारों को भेजे जाएंगे।
कुरम के इलाके मंदूरी में धरना जारी। टल शाहराह ताहाल बंद होने की वजह से इमदादी सामान खराब होने का खदशा पैदा हो गया। सड़क की बंदिश के बायस टल से काफिले की रवानगी नामुमकिन है। सामान की तरसील न होने के बायस अशियाए ज़रूरिया का ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। ज़िला कुरम में तमाम दुकानें खाली और बाजार बंद हैं। शहरियों को अशियाए ज़रूरिया की किल्लत का सामना है। अपर कुरम की 4 लाख आबादी महसूर होकर रह गई। ज़िले इंतज़ामिया और मुज़ाहिरीन के दरमियान आज मुज़ाकरात का इम्कान है। सामान की तरसील न होने के बायस अशियाए ज़रूरिया का ज़ख़ीरा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। कैलीग्राफी की तारीख सदियों पर मुहित है, मगर इसे शोहरत कुरानी आयात के तवस्सुत से मिली। पहले पहल कुरानी आयात को ख़त को फहमी में तहरीर किया जाता था। आज भी कैलीग्राफी की अहमियत बरकरार है। इस्लामाबाद में इस्लामिक कैलीग्राफी पर मबनी नुमाइश का इनेकाद किया गया। देखते हैं इस हवाले से अरशद चाँद की रिपोर्ट। कैलीग्राफी फन तहरीर का सबसे मारूफ और कदीमी तर्ज है। यूरोप और चीन समेत कई अक़वाम ने कैलीग्राफी को अपना तर्ज तहरीर बनाया, मगर शोहरत इस्लामी खत्तातों से मिली। इस्लामाबाद में इस्लामी कैलीग्राफी के फनपारों की नुमाइश का एहतमाम किया गया। नुमाइश में लकड़ी, पत्थर, खजूर के पत्तों, हड्डियों, चमड़े और नवादरात पर कुरानी आयात को तहरीर किया गया था। माहिर खत्तात अजीम इकबाल का कहना था कि नुमाइश में कदीमी तर्ज को जदीद अंदाज में पेश किया गया है। आप देखेंगे मेरी पेंटिंग्स में भी 6 चीजें आपको नजर आएंगी, कहीं कहीं पत्थरों के ऊपर, लाइमस्टोन के ऊपर, हड्डियों के ऊपर, हाथ से बने हुए कागजों के ऊपर, खजूर की छाल के ऊपर। शायकीन ने खत्तात की महारत को खूब सराहा। खत्तात का कहना है कि नुमाइश का मकसद नौजवानों को कदीमी और मजहबी कैलीग्राफी की तरफ माइल करना है। कैमरामैन अरसलान सईद के साथ अरशद चाँद, ABN न्यूज़, इस्लामाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़।